नमस्ते नौकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत कुमार के साथ, और आप देख रहे हैं नौकाशी.com। और मित्रों, जैसे आप लोग को पता है कि ये हफ्ता, ये सप्ताह या ये महीना जो है विश्व धरोहर का चल रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग जो है रामनगर आए हुए हैं। रामनगर जो कि पैतृक आवास है अपने द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि भारत रत्न भी हैं। तो उन्हीं के आवास पे हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ के जो केयर टेकर जी हैं महेंद्र नारायण लाल जी, उनसे हम बात करेंगे और कुछ शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे कि शास्त्री जी कैसे यहाँ पे निवास करते थे, और अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से भी, जो कि वो प्रधानमंत्री थे, तो वापस आए और यहाँ पे किस तरह का काम किया। तो सबसे पहले हम अपने जो गेस्ट हैं आज हमारे के पर्सनालिटी हैं, उनसे हम बात करेंगे, और उनसे हम ये आगाह करेंगे कि अपना परिचय वो स्वयं दें कि वो क्या करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जो है अपने सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो यहाँ के पैतृक आवास के जो केयर टेकर हैं महेंद्र नारायण लाल जी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये अपना परिचय दें, उसके बाद मैं महेंद्र नारायण लाल, मैं यहाँ महेंद्र जी थोड़ा सा बताएं शास्त्री जी के जन्म के विषय में। काफ़ी एक सस्पेंस भी है कि रामनगर में उनका जन्म हुआ था या कि मुगल सराय में हुआ था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको जो है हमारे व्यूवर्स को दो। ये भवन जो है, आवास जो है, लाल बहादुर शास्त्री जी के दादाजी का हुआ करता था। और इस दादाजी के मकान में इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता राम दुलारी देवी जी रहा करते थे। इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी इलाहाबाद प्रयागराज में, जो 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। और वो शनिवार रात में आते थे, रविवार रुकते थे, सोमवार को फिर चले जाते थे। और इनके नाना हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी मिर्जापुर जिले के गणेशगंज मोहल्ला में रहने वाले थे। लेकिन वो एक ज्वाइंट रेलवे बॉयज स्कूल मुगल सराय में करता था। उस स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हुआ करते थे। तो शास्त्री जी के माता जी को यहाँ पे इस आवास में जब रहते हुए गर्व हुआ, तो इनके पिताजी ने शास्त्री जी को, की माता जी को, वो मुगल सराय पहुँचाया। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उसी मुगल सराय में हुआ, क्योंकि वर्तमान में अब उसको दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम पर रेलवे कॉलेज में। नारायण जी, आपसे ये कि इनका थोड़ा सा बाल्य अवस्था जो था, या कहिए कि जो बाल्य काल जो बीता, वो कैसे बीता और क्या क्या इन्होंने परेशानियाँ झेली, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई। एक कहावत और हम लोगों ने बचपन में अभी तक किताबों पढ़ के आए कि ये बनारस जाने के लिए वो नदी में तैर के एक हाथ से वो जाते थे। वो कितनी सच्चाइयाँ हैं या किंवदंतियाँ हैं, इसको थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को एकदम सच जाने, हमारे यही मानना है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जो 1904 में जब पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1904 को, और 1906 में प्लेग आया था। उस प्लेग की महामारी में इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी की मृत्यु हो गई थी, वो प्लेग में मर गए थे। और इसके बाद 1908 में इनके नाना जी वयोवृद्ध हो चुके थे। इनके नाना जी का भी देहांत हो गया 1908 में। इनकी माता जी बहुत परेशानी, बहुत कष्ट से, वैसे गरीब परिवार से जुड़े थे लोग, फिर भी कठिनाइयों में उन्होंने किसी तरह से उन्होंने पढ़ाया और कुछ दिन तक वहीं पढ़ाया। उसके बाद यहाँ ले आए। जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या कितनी सच्चाई हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, तो सच्चाई ये है कि उस समय ब्रिज नहीं होती थी, नावें चलती थी, और उस समय 25 पैसा वो बोट का रेंट हुआ करता था, किराया होता था। और कभी कभी शास्त्री जी के पास पैसा नहीं हो पाता था, वो 25 पैसे नाव वाले नहीं दे सकते। तो वो भी आप अंदर देखेंगे, मिट्टी का मकान जो उसी जगह से अब उनके थोड़ा सा हम जो है युवा अवस्था की तरफ आ जाते हैं कि मतलब उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, और शिक्षा के दरमियान जो है वो कब गांधी जी से मिले, और क्या ऐसा परिस्थिति आया कि वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में। जहाँ तक बात है कि 1909 जब वहाँ से हम 105 तक पढ़ी थी, यहाँ पे आए हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई किया। उसके बाद से तिलक इंटर कॉलेज चले गए मिर्ज़ापुर में, मामा जी साथ उन्होंने पढ़ा 10वीं और 12वीं। उसके बाद बनारस आ गए, फिर
अब बनारस आने के बाद 17 साल की अवस्था, कम उम्र में 1921 में वो महात्मा गांधी जी के साथ हुए, उनके भाषण को सुना और उनके साथ मुक्त हो गए और 1921 में वो पॉलिटिक्स में आके ज्वाइन कर लिया कांग्रेस। फिर पढ़ाई प्लग हुआ, लेकिन 1925 में महात्मा गांधी कौशिक विद्यापीठ से उन्होंने डिग्री हासिल कर ली। प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा होता है, उसी संस्कृत से उन्होंने डिग्री शास्त्री की डिग्री ले लिया। तो लाल बहादुर शास्त्री उनके नाम से जुड़ा गया। और 1930 में एक बात याद होगा आप लोगों को कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने डांडी यात्रा का मार्च किया था, मेजा रोड इलाहाबाद से पोरबंदर गुजरात में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी नमक सत्याग्रह चलाए थे, जो नमक का कानून तोड़ने थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया था। पहला जब उनको नमक इलाहाबाद ही मिला था और फिर उसका उन्नाव। अब उनके हम जो है एक सक्रिय गांधीवाद के रूप में आपके मुख से जानना चाहेंगे। तो वो कब एकदम जेल जाने के बाद गांधी जी के करीब होते गए और जो सक्रिय रूप से पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उसके बाद आज़ादी तक की बात, फिर आज़ादी के बाद की बात। जब पहला जेल उन्होंने इलाहाबाद में जेल में गए थे, उसी समय से उन्होंने करीब लगभग हमारे हिसाब से 8-9 साल तक उन्होंने जेल में बिताया था। जैसे इनके परिवार के बारे में बता दें आपको कि 4 बेटे 2 बेटियां हमारे यहाँ दिखाया गया जरूर, लेकिन इनको एक तीसरी बेटी हुआ करती थी। ये इतने तेज और स्वाभिमानी आदमी थे कि तीसरी बेटी इनकी पुष्पा शास्त्री हुआ करती थी। मैं पुष्पा जी की कहानी बताना चाहता हूँ। आज तक लोग जानते हैं 2 ही बेटी होती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तीसरी बेटी होती थी पुष्पा शास्त्री। और जेल में रहते हुए भी इन्होंने अपने वसूलों के खिलाफ नहीं चला, अपने वसूलों पे चला उन्होंने। और जब ये बीमार पड़ी तो खबर आया कि आपकी बेटी बीमार हो गई है, तो शास्त्री जी ने 1 महीने का पेरोल लेकर के वो आए देखने आए घर पे आए। तो जैसे ही घर पे पहुंचे थे, ललिता शास्त्री की वाइफ हुआ करती थी ललिता शास्त्री जी ने उस पुष्पा शास्त्री जी को उनके हाथ में लिया। हाथ में लेते हुए पुष्पा शास्त्री दिवंगत होकर मर गई। और ललिता शास्त्री हम लोग समझ सकते हैं कि आप भाव रोने लगी और उन्होंने शास्त्री जी जाने लगे तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते थे और जेबी पंत गोविंद बल्लभ पंत जी, जिनके नाम से पंत विश्वविद्यालय बना। तो उस समय शास्त्री जी को पुलिस मंत्री बनाया गया। और पुलिस मंत्री जब बनाया गया तो उसके बाद शास्त्री जी 1952 में रेल मिनिस्टर हुए और वो सीधे जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में चले गए, सेंटर में चले गए। 1956 में एक दुर्घटना घटती है मद्रास अलियारपुर, जिसमें 144 आदमी मारे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी इफ बट किए बगैर तुरंत एडवांस रिजाइन दे दिया जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जवाहरलाल नेहरू जी वो स्वीकार नहीं करते थे उनके रिजाइन को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि ये मेरे मंत्रित्व काल में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिजाइन दे रहा हूँ। और तुरंत रिजाइन दे दिया और उनको स्वीकार करना पड़ा जवाहरलाल नेहरू जी। 1956 के बाद 1957 में ये परिवहन संचार मंत्री बन जाते हैं। फिर 1958 में ये उद्योग मंत्री बनते हैं। फिर आता है 1961 में गृह मंत्री होम मिनिस्टर। 1962 चाइना वार सबको याद है। उस चाइना वार में ऐसी स्थिति थी, आज भी है, कल भी था और पहले भी था, कि लोग बड़ों के साथ होते हैं, छोटे लोगों के साथ नहीं होते। पाकिस्तान के साथ सब देश था, लेकिन भारत के साथ कोई देश नहीं था, क्योंकि उस 62 के चाइना वार में मजबूत पड़े थे, खाने के लिए मुहताज हो गए थे। PL-480 जो कि हम उनके अमेरिका से आती थी, वो अमेरिका में उनके जानवर नहीं खाते थे,
वो वो गेहूँ हमको को दिया जाता था। हम लोग हार गए थे चाइना से, मजबूरी में खाना पड़ता था। तो 19 फिर उसके बाद 62 के बाद 64 आता है। 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, 27 मई 1964। और फिर 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 27 मई और 9 जून 64 के बीच में जो जगह बची समय सीमा में गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। पाकिस्तान का अयूब खान ने सोचा, क्योंकि अमेरिका होता था पाकिस्तान के साथ में और रशिया होता था हमारे इंडिया के साथ, भारत के साथ में, और ये पाकिस्तान ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, इसी समय हिंदुस्तान में अटैक कर दिया जाए और हिंदुस्तान को कब्जे में कर दिया जाए, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन वो अयूब खान का भूल था, बहुत बड़ा भूल था। तो 5 फीट 2 इंच लाल बहादुर शास्त्री जी समझ नहीं पाया, तो जवाहरलाल नेहरू जी को समझ सरकार जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं समझ पाया। और जब अटैक मतलब 22 अगस्त 1965 को पाकिस्तान में, और इतना कहने के बावजूद भी ये इनकी सेना जब चली अटैक करने युद्ध करने के लिए, तो ये सुना गया कि इनकी सेना ने कहा कि मैं आज लाहौर में ब्रेकफास्ट करेंगे और कल चल के इंडिया में डिनर करेंगे। यानी ये लोग पहले समझ लिए थे, सोच लिए थे कि मैं इंडिया हमने जीत लिया, भारत को जीत लिया, पहले से एडवांस सोच लिया उन्होंने। लेकिन गलती भूल हो गई लोगों से। हम तो कहते भूल हो गई, वो समझ नहीं पाए। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इस हम लोगों सेनाओं ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। और लाहौर में कब्जा करने के बाद, लेकिन वो बदकिस्मती थी हम लोगों की, लाहौर आज नहीं हो पाया। अगर झंडा फहरा दिए होते तो शायद हमारा लाहौर आज हमारा होता। लेकिन इस युद्ध के दौरान, मैं बता रहा हूँ, इस युद्ध के दौरान जब हुआ युद्ध, तो अयूब खान देखा कि लाहौर कब्जा हो गया, तो ये लाहौर कब्जा हो गया तो कराची हो गया, कितना दूर हमारे लिए है, ये तो पाकिस्तान पूरा चला जाएगा। तो इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट ये किया कि हमें बचाइए, और नहीं तो ये आज लाहौर, कल कराची, परसों पाकिस्तान, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये हमारी मदद करें। तब अमेरिका में लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी, आप युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो जो मैं गेहूँ भेज रहा हूँ ना वही बंद कर। लाल बहादुर शास्त्री जी वो सब जानता था, वो खुद जानते थे, ये वो पूरा देश जानता था। लाल बहादुर शास्त्री जी फार्मर हुआ करते, किसान हुआ करते, उनको भी पता था। उन्होंने दोस्त को खाली जवाब दिया, अमेरिका से बोला कि ये देश मेरा है, और जिंदा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मरेगा तो भी मैं जिम्मेदार हूँगा, इसलिए आप तत्काल देर न करें, आप गेहूँ देना अभी से बंद कर दिए। और बंद कर दिया उन्होंने। और अपने देशवासियों से उन्होंने बोला कि मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, आप लोग 6 महीने का समय दीजिए, और 6 महीने में आप अपने गली में, घर में, चौबारे में, छत के ऊपर जहाँ भी मिट्टी मिले वहाँ गेहूँ के दाने छिड़क दीजिए, और 6 महीने बीतते कोई समय नहीं लगेगा, गेहूँ हो जाएगी, और हम लोग सब लोग मिल के बांट के खाना खा लेंगे, और एक वक्त का भोजन हम लोग छोड़ दीजिए। और देशवासियों ने उनका कहना को माना, और उन्होंने एक दिन का फास्टिंग कराया, और एक वक्त का, और वो दिन सोमवार होता था, जिस वजह से आज हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे स्टाफ, हम लोग सोमवार को बंद करते आए। और हमारे जितने भी भाई बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए म्यूज़ियम को, तो कृपया सोमवार को ना आए, क्योंकि सोमवार को ये हमारा म्यूज़ियम बंद होता है। एक और घटना है जो कि दर्शकों तक महन जी पहुँचा नहीं, और यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पहुँचा है, और मैं भी बहुत जानने की कोशिश किया, और इत्तेफाक की बात की, और शास्त्री जी से बात की। ताशकंद पूरा समझौता मेरे भी बस जाना। ताशकंद जो गए 2 दिन पहले से लेके उनकी मृत्यु तक की चीज़ें हमारे पास होता है, एकदम ओपनली बताइए।
जहाँ तक मैं जानता हूँ वही बता पाऊँगा, और सत्य यही है जो बताऊँगा मैं। और वो डायरी भी जानना चाहूँगा मैं, क्या आपको डायरी के विषय में पता? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस डायरी के विषय में जानना चाहेंगे, और किसका हाथ था, कुछ आपकी जो अंदेशा हो। हम तो एक आपको एक आप लोगों को बताना चाहेंगे दर्शक भाई से, एक इनकी मूवी आई द तोस्कन फाइल, विवेक अग्निहोत्री जी की है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जरूर देखेंगे, और उसमें पूरी की पूरी उनकी लाइफ को एक बता दिया गया है कि कैसे क्या हुआ। क्योंकि हम अपने तरफ से जहाँ तक हमारा माइंड, हमारा दिमाग या जो भी हमारा काम करता है, तो मैं सोच सकता हूँ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो 1948 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री खाना पकाती थी, भोजन पकाती थी, कुक के रहने के बावजूद अपने हाथों से पकाती थी। 2 फुलके और थोड़ा सा चावल, आलू की भुजिया, और रात में आधा कप दूध पीती थी। और उस दिन की बात है 1948 में, और लाल बहादुर शास्त्री जी जब पालम हवाई अड्डे से जब जा रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी ने बोला कि मैं भी चलूँगी। लेकिन शास्त्री जी इतना विश्वास करते थे कि मैं ये मेरे लोग हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बहुत दूर है, ताजमहल एशिया दूर है, आप कहाँ जाओगे, ये सब लोग साथ में जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके बारे में, अच्छा जाएंगे। लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री साथ में चली गई होती तो खाना ये पकाती, और आपको तो न बदला जाता। लेकिन विधि का विधान बेडबना था हमारे देश का, कि वहाँ पे को चेंज कर दिया गया और टेलीफोन डेड कर दिए गए, जैसा हम जानते हैं। और उसके बाद वो पूरी घटना बताएं उस समय का, उनके डिनर से लेके उनकी डेथ तक की, बस यही मैं जानना चाहता हूँ घटना। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय हुआ था क्या, जब तस्कर जब समझौता हुआ, तो अयूब खां और रशिया और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये लोग अस्सलाम वालेकुम करके इनको कहा, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम जवाब दिया, अपने अपने कमरे में चले गए। रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने नमस्कार किया, उन्होंने फिर चले गए, अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन रात में शास्त्री जी को एक दर्द महसूस हुआ, अच्छी तरह लगी, डॉक्टर। और इत्तेफाक था कि इतने बड़े प्रधानमंत्री एक कमरे में, और डॉक्टर भी दूर से, और जो इनके साथ गया था वो भी दूर कमरे में अकेले रह रहे, और उसमें डॉक्टर रह गए। लेकिन वो दौड़ के बगल करके सुन के आया, उनके पास पहुँचा, तो डॉक्टर छूम हुआ करते थे उनको, डॉक्टर वो जब आए तो उनके सीने को बहुत तेज दबाया, लेकिन उसमें कहा गया, बताया गया, आज तक बताया गया है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक हुआ है। हम आपने बस बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जब शास्त्री जी की बॉडी लाई गई थी, जहाँ तक हमको रिसोर्सों से पता चला है, बॉडी उनकी पूरी तरीके से नीली थी और कुछ सूजन आ चुके थे, जिससे ये अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है कि उनको कहीं ना कहीं पॉइज़न या जहर दिया गया था। और इस चीज़ को भारत सरकार ने जांच नहीं किया कि किया क्या हुआ, अभी भी फाइल दबी हुई है। और इनसे हम जानना चाहेंगे कोई जांच बनी, कौन सी कमेटी बनी, क्या बनी कि नहीं बनी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अभी तक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र माननीय सुनील शास्त्री जी ने भी मांग लिया कि हमारे पिताजी की मौत कैसे हुई, सब बताया जाए। आज तक कोई फाइल। अच्छा बहन जी, कुछ इनके जो प्रधानमंत्रित्व काल में कुछ इनकी ऐसी घटनाएं हैं जो अविस्मरणीय हैं, जैसे कि कुछ एक बात सुनने और पढ़ने में लिटरेचर में आता है, एक वो उसकी कार की, वो कार की घटना जो सुनील शास्त्री लेके चले गए थे, कुछ बताएं ये पूरी घटना हमारे। देखिए फिर भावुक कर रहे हैं आप मुझे। नहीं भावुक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानना चाहिए हमारे। बिल्कुल बताऊँगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र माननीय अनिल शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी, ये लोग साइकिल से, मैं जानता हूँ, सुना हूँ मैं, साइकिल से जाते थे कॉलेज ही। तो इनके 2 दोस्त लोग रहते थे, तो दोस्त लोग अच्छे घर से, अच्छे पढ़े लिखे मतलब परिवार से थे लोग। तो वो लोग कार से आते थे, ये साइकिल से आते थे। उन्होंने कहा, पूछा कंटे कसा कह लीजिए कि अरे यार तुम्हारे पिताजी बाबू जी तो प्राइम मिनिस्टर है, आप कार से आता हूँ।
बच्चों के मन में जिद आ गई, लगी बात। तो वो डिनर को बोला उन्होंने, सब लोग साथ में खाना खाने के बाद में, तो डिनर पे उन्होंने बैठा, बाबूजी से अभी साक्षी से बोला, बाबूजी मुझे कार चाहिए, लोग ऐसा सब बोलते हैं, कैसा ठीक है, इस समय खा लो पी लो सो जाओ, कल हम सुबह बात करते हैं तुमसे। उन्होंने शास्त्री के अपने बच्चों को सुला दिया, लेकिन सुबह उन्होंने किसी बात नहीं किया, सीधे अपने पीए को बुलाया। पीए से बुलाया, उन्होंने पूछा कि बताओ देखो हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो पीए ने बोला, देखा तो कहा सर आपके अकाउंट में 5,000, ओनली 5,000, 5,000 रुपये आपके सर अकाउंट में है। तो उन्होंने कहा अच्छा पता लगाओ कि गाड़ी कितने की आ रही, गाड़ी की क्या वैल्यू है। तो उन्होंने पता लगाया, फ़ोन किया किसी से, तो उन्होंने कहा कि सर इस समय फिएट आती है, इस समय आ रही है, वो फिएट का दाम है, वो कार की वैल्यू 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। तो वो बड़ा घबराए, उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये मेरे अकाउंट्स में और 7,000 रुपये कार की वैल्यू, वो 2,000 आएंगे तो कहाँ से आएंगे। सोच लीजिए, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम लोग कि प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर जिसके पास अकाउंट में 5,000 रुपये, आज छोटा सा 5 हो जाए, 5 साल अगर रह जाए तो उसके यहाँ फिएट नहीं स्कॉर्पियो खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो प्रधानमंत्री के पास वो 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये, और वो 7,000 की कार 2,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में पदक लिया। तो वहाँ के मैनेजर था क्या नमस्कार किया कि सर आपने रिक्वेस्ट किया, मुझे बुला लिया। तो उन्होंने कहा मैं आज प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, एक बेटे के बाप के रूप में आया हूँ, और मुझे क्या लोन मिल सकती है क्या। तो मैनेजर घबराया, कहा सर क्या कैसी बात कर रहे हैं आप क्या। तो उन्होंने वो जवाब दिया कि क्या आप कस्टमर से बात करते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं ऐसे नहीं करते। तब फिर हमसे क्या बात कर रहे हैं, मैं कस्टमर को रुपये आया हूँ, क्या मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा सर मिल सकता है। तो उन्होंने 5,000 रुपये कर्ज यानी लोन लिया। वो 5,000 का लोन लेकर के वो दूसरे दिन वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। ताशकंद समझौता में जो आपने सुना कि ताशकंद में एक कहीं 2 ही किस्त जमा कर पाए थे, बीच में शास्त्री जी की मौत हो जाती है। तो तत्कालीन सरकार ने मैनेजर से बोला, तो मैनेजर इनके घर आए क्योंकि शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 हुआ था, लेकिन इनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी की मृत्यु 13 अप्रैल 1993 हुआ था, काफ़ी दिनों के बाद। तो ये जिंदगी थी। तो इनके पास मैनेजर आया और कहा कि माता जी जो बाबूजी ने लोन लिया है वो सरकार ललिता शास्त्री ने जवाब दिया, भैया जब नहीं हुआ तो क्या हम अपने करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कि आप समय से लोन दिखा दीजिए। और वही हुआ, वो लोन पूरा उन्होंने चुकता किया, और वो गाड़ी आज भी थी, DLA6 गाड़ी का नंबर है, और वो गाड़ी आज भी म्यूजियम में है, दिल्ली में टेंज एयरपोर्ट में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन करके इंटरनेशनल म्यूजियम है, जहाँ सुनील शास्त्री जी इनके सुपुत्र बेटे ये वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो संभालते हैं। जहाँ तक हम लोग को लगता है कि महन सर हम लोग उनके जीवन के पहलुओं को छू चुके हैं, और कुछ अनचाही चीज़ें भी हम लोग जान चुके हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैं न पूछ पाया हूँ, और आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि उसके माध्यम से शास्त्री जी की चीज़ें और भी लोगों को पता चल सके। चलिए, बहुत सारे हमारे पास हैं आप लोगों को बताने के लिए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग आगे स्वयं देखें इनके आवाज़ को, जो वास्तव में आज आवाज़ उसी तरह से पड़ा हुआ है। और मैं एक घटना और बता रहा हूँ, जब ये रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, 1952 में रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, तो एक बार इनकी अपनी माता जी से कभी बताया था कि मैं रेलवे मंत्री हूँ। इत्तेफाक की बात है कि मुगल सराय में जहाँ ये पैदा होते हैं वहीं पे इनकी ड्यूटी मुगल सराय में लगी, इनका ये कुछ प्रोग्राम था, ये आए। तो माता जी इनकी यहाँ रहा करती थी। माता जी को पता लगा कि पूरा लाल आया, सब लाल करते थे, पूरा नाम लाल लाल करते थे, लाल आया। और ये चले गए रामनगर है से,
तो वहाँ पर शास्त्री जी आ चुके थे और बहुत भीड़ लगी और उन्होंने कभी नहीं बताया था अपने माता जी से कि मेरे रेलवे मिनिस्टर तो ये पहुँची है तो पहला भेंट मुझसे हम हुआ कहा कि माता जी आपसे हमारी बातें ठीक ठाक है, आप अपने अब घर चले जाइए, क्योंकि देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है और अभी इतना भीड़ लगा हुआ है, अभी तो रेल मिनिस्टर साहब आने वाले हैं और उसमें आप उसमें और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और तो आप भगदड़ में गिर सकती हैं, आप अपने घर चले जाइए तुरंत। तो वो चले गए, चाहे चली आई माता जी की चली आई, तब इनके जो स्कॉट होते थे और इनके जो स्टाफ होते थे दोनों, ये इनके पास आके पूछते हैं कि सर माता जी आई थी, आपने उनको वापस कर दिया और ये कह के वापस किया कि रेल मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तो आप उनको झूठ आप मैं सुना कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आज आपने झूठ बोला तो भी माता जी साथ झूठ बोला। तो आपको बता दें उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी। तो माननीय शास्त्री जी ने कहा भैया अगर मैं माता जी को ये बता देता कि मैं रेल मिनिस्टर हूँ, तो ये गाँव की महिला पहली बात इनके ऊपर एक घमंड आ जाता कि मेरा बेटा आज रेल मिनिस्टर है। दूसरे दिन हमारी ऑफिस चली आती बात करी उनके बाद दूसरी बात बहुत सारी कहानियाँ मैं बताऊँगा आपको, जो समय देखते हो आप खड़े को देख रहे हैं तो बस देखते रहिए। आइए मैं बताता ये बहुत बड़ी बात है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लेकिन कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझा। एक बार की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि शास्त्री जी आपको जर्मनी जानी है, तो उन्होंने कहा कि अरे सर मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी और मेरे कोट भी है तो वो भी फटे हुए हैं, मैं जर्मनी में कैसे जाऊँगा उनके पास। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहा करें आपको जाना है आप भी जाओगे क्या? सर मैं नहीं जा सकता। क्या कि आपके पास कोट नहीं है? क्या हाँ सर कोट तो नहीं है। तो उन्होंने शास्त्री जी को कोट नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने ओवर कोट दे दिया, जो कि शास्त्री जी की उम्र होती थी फीट लंबाई होती थी 5 फीट 2 इंच और जवाहरलाल नेहरू जी के लगभग 6 फीट की लंबाई होती थी। वो उन्होंने ओवर कोट दिया है और लाल बहादुर शास्त्री जी वो ओवर कोट वो नहीं देखा उन्होंने कि कहाँ से हमारे कपड़े कैसे, तो कभी नहीं समझे। आज के युग है कि और भी लोग मिनिस्टर आते हैं कहीं जाते हैं तो प्लेन से हेलीकॉप्टर से जाते थे, अब ये भी कह सकते हैं लोग उसमें साधन नहीं था कि नहीं साधन तो थे ये वो चलते थे। लेकिन शास्त्री जी को जब पता घटना का पता लगता था बाढ़ आई है कहीं आई तो वो स्वयं कर करके उस पब्लिक के पास उस आदमी के पास जा जा कर बहन जी थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जो कि ये आप संग्रहालय उनका आवास जो है पैतृक आवास भी हम करेंगे और वो है भी, तो इसके निर्माण को अब तो संग्रहालय में बदल गया है, तो इसके निर्माण में कितना समय लग गया और कितना संघर्ष आप लोगों ने किया इसको बनवाने के लिए भी थोड़ा सा बताएं, इसके बाद हम अपना प्रोग्राम समाप्त करें। हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। कभी शास्त्री जी का जो ये पैतृक आवास है ये उपेक्षित हुआ करता था, कोई देखने वाला भी नहीं होता था, ना कोई जानता था। ये टूटे फूटे पूरा डैमेज गिर गया था। तो एक बार की बात है कि ये 2006 में हमारे काशी के न्यूज़पेपर में निकला था कि काशी ने ही बुला दिया काशी के लाल को, काशी ने ही बुला दिया काशी के लाल को। हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई। हमारे अध्यक्ष इस समय हैं मनोज श्रीवास्तव जी और हमारे कई मित्र, जैसे आप आज तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, साथी हमारे हैं ये, और बहुत सारे लोग हम लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाया कि हम लोग एक संस्था बनाएंगे भारतीय जन जागरण समिति, और संस्था के माध्यम से सिर्फ एक ही काम करेंगे कि हम लोग उसमें संकल्पित हो गए कि शास्त्री जी के प्रचार प्रसार करके शास्त्री जी का आवास को जब तक नहीं बनाने देंगे
ये हम लोगों का संकल्प है। तो अभी शास्त्री चौक पे शास्त्री जी की स्टैचू बनी है, उस स्टैचू के पास 1 जनवरी 1 अक्टूबर को हम लोग रथ निकालते थे पूरा वाराणसी, जहाँ इन्होंने पहली पढ़ाई अच्छा दौरा किया था, मुगल साम्राज्य के दौर में जहाँ तक जाते थे पढ़ाई किया हुआ कहाँ तक आया। 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी जन्मदिन मनाते थे और 11 जनवरी शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते थे। ये हम लोग को अनुरोध कार्य चलता चला गया और भूखे प्यासे भी रहे हैं, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। यहाँ का हम लोग पांडेपुर के रहने वाले हैं, पांडेपुर वाराणसी के रहने वाले, वहाँ से मैं आता था और भैया आते थे हमारे साथ। हम लोग मोटरसाइकिल से रात आ करके गुजारे हैं और ये ठंड में कांपते हुए ठिठुरते हुए हम लोगों ने कहा। तो यहाँ के रामनगर के वासी लोगों ने हमारी मदद किया है और यहाँ के लोगों ने कहा कि भैया अगर आप लोगों को दिक्कत होती तो खाना घर से आ जाएगा। खाना भी लोगों के घर से आता था, हम लोग खाना खाते थे। यहाँ रहने के लिए धर्मशाला दे दिया गया था, हम लोग पानी में रखते हुए धर्मशाला में हम लोग टिकते थे, रात लगवाते थे, बैनर वगैरह से लगवा हम लोग पैसा शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते 2010 उसमें बसपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2010 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टर्नओवर कर दिया। तब जाकर हमको सुकून मिला कि एक बहुत बड़ा काम हो गया, हम लोगों ने जिंदगी जीत लिया और हमारा संकल्प पूरा हुआ। और 2010 में और 2011 में ये नोडल अधिकारी लोकेश द्विवेदी हुआ करते थे सिस्टम विभाग, उनके माध्यम से मनोज कुमार जीवन करते थे, सॉरी सुभाष पांडे जी शास्त्री मंत्री होते थे, उनके माध्यम से ये सब किया और 2011 में दिल्ली को उसके बाद जो हम इस समय यहाँ पर बैठे हैं, ये शास्त्री जी का बुआ जी का मकान था और 2012 में समाजवादी पार्टी से कहा गया और उन्होंने ये परचेज गवर्नमेंट को परचेज कर दिया, ये खरीद लिया गया, ये हो गया हम लोगों का भी। और फिर धीरे धीरे करते करते 2015 हमारी एक भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से पुस्तक आई, जिसको आदरणीय माननीय मोहन भागवत जी ने इसका विमोचन किया, जिसको पॉपुलर और हुआ ये आवाज़, ये बहुत संख्यक लोग आने लगे, देखने लगे, बाहर से लोग आने लगे, ये प्रचार प्रसार बढ़ा। और उसके बाद 2012 के बाद 15 के बाद से इत्तेफाक की बात है कि 8 मार्च 2017 को यूपी के इलेक्शन थे, 6 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, जिसकी वजह से और इसका प्रचार प्रसार बढ़ा। और तब से मैं बता दूं विदाउट पे सेवा देता था, तब से मैं हूँ, आज भी हूँ। और उसके बाद से 27 सितंबर 2018 को ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं सामने शास्त्री जी के अंदर लगता है, शास्त्री जी उस समय बंद हुआ करता था और हम स्वयं मैं अकेला रहता था यहाँ पे और लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो, भारत माता जी की फोटो रख करके माला चढ़ाते थे और डेली ये हमारा अलग डांस होता है। 27 सितंबर को 2018 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए और अनावरण कर दिया, तो न गई उसके बाद भी कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं था, नहीं देखता था उसको, बहुत कहा गया था हुआ। और फिर 2021 में आउटसोर्सिंग से हमारे यहाँ आए, हमारे सहायता का कह लीजिए या आवाज़ को देखने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए लोगों को लगाया गया। और हमारे बीच दाई जी है, दाई जी बेचारी झाड़ू लगा लेती है और हम पहले झाड़ू लगाते थे, जैसे कोई आ गया, पर्यटक आ गया, मैं उसको बताता था, फिर रुक जाता था, जब वो लोग चले जाते थे फिर झाड़ू उठा लेता था, पूरा साफ करना ये हमारा ड्यूटी था। और उस काम से थोड़ा सा राहत मिला तो हमारी दाई जी आ गई, दाई जी सब झाड़ू लगा लेती है। हम आप लोगों से पूरा पर्यटक हमारे जितने आप लोग हैं उन आप लोगों को सेवा के लिए पूरा का पूरा समय देता हूँ, आप लोगों को पूरा बताता रहता हूँ, ये हमारी नीति है। और अब 2021 से आपने देखा कि किस तरीके से महेंद्र जी जो है पूरी घटना को बताया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व जो कि हमारे द्वितीय प्राइम मिनिस्टर थे भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट में समेटा नहीं जा सकता। तो इस वादा के साथ हम लोग जो है इनसे विदा ले रहे हैं कि तो आपने देखा कि किस तरीके से महेंद्र लाल जी नारायण जी ने हम लोग को जो है द्वितीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताया। और मित्रों ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व जो कि भारत रत्न प्राप्त हैं
कुछ मिनटों में उनको नहीं दिखाया जा सकता। तो महेंद्र लाल जी से हम ये वादे के साथ विदा होंगे कि ये हमको अपने बेशकीमती समय में से हम लोग को फिर कुछ समय देंगे, जिससे कि हम शास्त्री जी की चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से दिखा सकेंगे। और मैं महेंद्र जी को ये हमारी टीम की तरफ से नौकाशी.com की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिस तरीके से शास्त्री जी सरल जीवन और उच्च विचार की भावना रखते थे, उसी तरीके से जैसा कि इन्होंने बताया भी है आपको अभी हमारे चैनल पे कि ये कैसा संघर्ष किए हैं, और जैसे शास्त्री जी संघर्षशील थे वैसे ये भी संघर्षशील है। और अपने व्यूअर्स से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हर जगह घूमने जाते हैं, एक बार ज़रूर, और ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार बनारस आएँ और रामनगर में इनका आवास पड़ता है, यहाँ पे ज़रूर आके देखें, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सादा जीवन जिया जाता है और देश की सबसे सर्वोच्च सत्ता में बैठ के शासन चलाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, थैंक यू।